नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की तैयारी की। इजराइल के हमले पर दुनिया में भड़का गुस्सा। अमेरिका का 21 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव इजराइल ने ठुकराया। लेबनान में जारी है इजराइल के हमले। ईरान ने दी चेतावनी, ज्यादा दिन नहीं रहेगा शांत। दुनिया बड़ी जंग की आहट सुन रही है। इजराइल पूरी दुनिया को जंग में घसीट रहा है। इस बड़ी खबर पर हम करेंगे बात, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। बांग्लादेश में साजिश का शिकार हुई थी शेख हसीना। डिजाइन किया गया था छात्रों का आंदोलन। ओआईसी में एक बार फिर उठा कश्मीर का मुद्दा। विधानसभा चुनावों को किया गया खारिज। और चलते चलते देखेंगे पत्नी के लिए पति ने खरीदा पूरा आइलैंड। अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट में जारी जंग थमती नहीं दिख रही है। इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, जिसका शिकार बेकसूर बन रहे हैं। तो दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है, जिसके कारण इजराइल में भी भारी नुकसान हो रहा है। इस बीच अमेरिका और फ्रांस की तरफ से इजराइल से 21 दिनों के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया था, लेकिन इजराइल ने इसे ठुकरा दिया है। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जीन पियरे ने कहा कि इजरायली पक्ष की सहमति के बाद ही 21 दिन के सीज फायर प्रस्ताव का ऐलान किया गया था। इसके बाद अमेरिका और फ्रांस ने UN में इसे लेकर संयुक्त बयान भी जारी किया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने इससे इनकार कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यकाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए अमेरिका के दावे को गलत ठहरा दिया है। इसमें कहा गया है कि सीज फायर की रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत है। इसे लेकर इजराइल की वेबसाइट हारेट्स ने राजनयिक सूत्रों के हवाले से लिखा है, नेतन्याहू और उनके करीबी मंत्रियों को सीज फायर प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई थी। अमेरिकी दबाव में दोनों ने इस पर सहमति भी जताई थी, लेकिन कुछ कैबिनेट मंत्रियों की तीखी आलोचना के बाद नेतन्याहू ने अपना रुख बदल दिया। इससे पहले अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम नेतन्याहू ने मीडिया से कहा कि इजरायली सेना पूरी ताकत से लेबनान में लड़ाई जारी रखेगी। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने सभी मकसद पूरे नहीं कर लेते। इस बीच लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर ईरान के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। ईरानी सरकार पर इजरायली कार्रवाई का जवाब देने का दबाव है, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से शांति की अपील की गई है। दरअसल ईरान ने अपने आप को इजरायल के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर रखा है। वो इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भी है, लेकिन ईरान को डर है कि अगर इजरायल पर हमला किया गया तो अमेरिका खुलकर इजरायल के साथ आ जाएगा और ईरान फिर से अमेरिका का सामना नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू ईरानी को जबरदस्ती जंग में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आहट साफ सुनाई दे रही है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में लेबनान के मित्र देशों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, उससे साफ लग रहा है कि जंग कभी भी पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। इस बीच लेबनान की स्टेट मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने लेबनान के यूनियन इलाके में हमला किया। इसमें 23 सीरियाई लोगों की जान चली गई। ये सभी लोग लेबनान में काम के लिए गए थे। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल के आर्मी रेडियो के अनुसार हमले में हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट के प्रमुख मोहम्मद सरूर को निशाना बनाया गया है। माना जा रहा है कि इस हमले में मोहम्मद सरूर की जान चली गई है। ये हमला बेरूत के दही में एक बहुमंजिला इमारत की खास मंजिल पर किया गया है। इजराइल का कहना है कि इस जगह पर हिजबुल्लाह का ड्रोन कमांडर छिपकर रह रहा था। लेबनान के हिजबुल्लाह से जुड़े समाचार आउटलेट अल मयादीन ने दावा किया है कि हमले में 4 लोगों की जान गई है। लेबनान के मीडिया ने बताया कि इमारत पर 3 अलग अलग मिसाइलों ने हमला किया। दही लेबनान की राजधानी बेरूत का दक्षिणी उपनगर है, जो हिजबुल्लाह के गढ़ के रूप में जाना जाता है। अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में 50 दिन पहले शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। छात्रों के आंदोलन ने शेख हसीना को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान आ गई थी और उसके बाद से ही वो हिंदुस्तान में रह रही हैं। शेख हसीना लगातार ये दावा करती रही हैं कि उनके खिलाफ छात्रों का जो भी आंदोलन था वो एक साजिश थी। और अब शेख हसीना के दावे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी मुहर लगा दी है। यूनुस ने कहा कि हसीना जो भी कह रही हैं वो सच कह रही हैं। मास्टरमाइंड का खुलासा करते हुए यूनुस ने कहा, शेख हसीना के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का मास्टरमाइंड महफूज आलम था। जब आप इनके बारे में जानेंगे और इनके काम करने के तरीके को जानेंगे तो हिल जाएंगे। जब आप महफूज आलम को बोलते हुए सुनेंगे तो आप अचरज में पड़ जाएंगे। आलम ने अपने भाषणों और अपने समर्पण भाव से पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। शेख हसीना के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन महफूज आलम के दिमाग की ही उपज थी। पूरे आंदोलन के पीछे इन्हीं के दिमाग था, लेकिन ये इससे बार बार इनकार करते हैं। ये इनकी आदत है, लेकिन हर प्लानिंग के पीछे इन्हीं का दिमाग था। आंदोलन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग और डिजाइनिंग की गई थी। यहाँ तक कि उसका पैटर्न भी बिल्कुल नया था। साफ है
मोहम्मद यूनुस ने जो बातें कही हैं उसमें ये तो साफ हो गया कि शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन लोगों के गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि आंदोलन को डिजाइन किया गया था और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है इसका खुलासा यूनुस ने किया है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि महफूज आलम के पीछे भी किसी का हाथ है और वो हाथ अमेरिका का बताया जा रहा है, जिसकी तरफ शेख हसीना लगातार इशारा करती रही हैं। यानी अभी यूनुस ने शेख हसीना के खिलाफ साजिश की बात तो कबूल कर ली है, जल्दी ही इस साजिश की बची हुई परतें भी सामने आ जाएंगी। तो अब बात OIC में कश्मीर पर हुई चर्चा की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने एक बार फिर से कश्मीर पर चर्चा की। इस संगठन की तरफ से भारत को लेकर जमकर बयानबाजी भी की गई है। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी की गई। इसमें कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव और हो चुके संसदीय चुनाव को लेकर बयानबाजी की गई है। संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में संसदीय चुनाव या विधानसभा चुनाव कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के विकल्प के रूप में काम नहीं कर सकते। दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार कश्मीर विवाद के अंतिम समाधान पर निर्भर है। एक तरफ OIC ने कश्मीर पर चिंता जताई तो दूसरी तरफ POK और गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इससे पहले भी OIC कई बार भारत पर आरोप और कश्मीर पर बयानबाजी करता रहा है। आपको बता दें कि OIC एक इस्लामिक देशों का समूह है। OIC की स्थापना 1969 में मोरक्को के रबात में हुई थी। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा शहर में मौजूद है। इस संगठन में कुल 57 देश शामिल हैं। OIC की आधिकारिक भाषाएं अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच है। ये बात अलग है कि मुसलमानों की संख्या के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश भारत इसका सदस्य नहीं है। और चलते चलते देखते हैं दुबई के शेख के शाही खर्च की। दुबई के शेख पैसे खर्च करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब दुबई के एक व्यापारी ने अपनी बीवी के लिए प्राइवेट आइलैंड ही खरीद लिया है। शेख की पत्नी का दावा है कि उसके अरबपति शौहर ने उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उसके लिए 418 करोड़ का प्राइवेट आइलैंड खरीदकर उन्हें गिफ्ट किया है। उनके शौहर दुबई के एक व्यापारी हैं। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 26 साल की सऊदी अल ने शेयर किया है। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, पति ने ऐसे उनकी सुरक्षा और प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए किया है। वीडियो की शुरुआत में कपल एक साथ दिखते हैं, इसके बाद फ्लाइट और आइलैंड दिखाई दे रहा है। बीवी ने कहा कि वो अपनी प्राइवेसी के कारण इस जगह के नाम का खुलासा नहीं करना चाहती हैं। बता दें कि 26 साल की सऊदी अल नदाक दुबई के बिजनेसमैन जमाल अल नदाक की ब्रिटिश मूल वाइफ की रहने वाली हैं। उन्होंने खुद को हाउसवाइफ बताया है। दोनों की मुलाकात दुबई में पढ़ाई के दौरान हुई थी। उनकी शादी को 3 से ज्यादा साल हो चुके हैं। ब्रिटेन में जन्मी ये इन्फ्लुएंसर को उकनी लग्जरी लाइफ के लिए काफी ट्रोल किया जाता है। कुछ लोगों ने आइलैंड को खरीदने की बात पर शक किया। हालांकि सऊदी ने कहा कि समझ नहीं आता कि मुझसे इतनी नफरत क्यों, मैं सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल सबके साथ शेयर करती हूँ, मुझे ये पसंद है। अब शौहर ने जैसे ही बीवी के लिए प्राइवेट आइलैंड खरीदा, वीडियो वायरल हो गया। सऊदी अल ने कहा था कि इसे हम निवेश के लिहाज से काफी समय से करने की कोशिश कर रहे थे और मेरे पति चाहते हैं कि मैं बीच पर सुरक्षित महसूस करूं, इसलिए उन्होंने एक आइलैंड खरीद लिया। इस प्राइवेट आइलैंड को खरीदने के लिए शौहर ने $50 मिलियन लगभग 418 करोड़ रुपए खर्च किए। तो आज वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।